तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा तो शुरू करें। यस सर। सर तुम्हारे मे 26 एग्जाम्स के लिए कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, कुछ कोरिजेंडम आया है। सर हमने तो अमेंडमेंट्स पहले कर ली थी ना, जो मे 26 एग्जाम के लिए आपने वीडियो डाली थी। यस वो कर ली थी, वो डिफरेंट थी, वो स्टेचुटरी अपडेट आया था आईसीए की तरफ से। ये कोरिजेंडम है। कोरिजेंडम क्या होता है कि आईसीए के मॉड्यूल में ही उन्होंने अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो कोरिजेंडम इशू करते हैं। ठीक है बात। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर तुमने ये अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ी हुई हैं। अगर तुमने मेरी कोई भी रिवीजन वीडियो लगाई है या कुछ भी ली है तो तुमने ये अमेंडमेंट्स नहीं लगाई हुई हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये अमेंडमेंट्स कोई आज की नहीं है, ये अमेंडमेंट्स कोई आज की नहीं है। मैंने जब जब मैं स्टूडेंट होता था ना, तो मैं जिन टीचर से पढ़ा हूँ, प्रवीण शर्मा सर, संजय सराव सर, सीनियर फैकल्टीज, उन्होंने हमेशा से एक बात क्या समझाई है कि अगर रियल लाइफ में कोई चीज़ ए की बी हो चुकी है और तुम्हारे मॉड्यूल में अभी भी ए की ए है, तो तुम्हें एग्ज़ाम के लिए ए की ए याद रख के जाना है। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ कि जैसे अभी ये जो फर्स्ट पॉइंट ही है ना, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रेमिसेस, ये स्पेसिफाइड प्रेमिसेस की डेफिनेशन ना कोई आज नहीं चेंज हुई है। ये 1 अप्रैल 2025 से भी पहले की हुई है। तो तुम्हारे आइडली आइडली तुम्हारे जैन 26 एग्जाम के लिए ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल थी। लेकिन लेकिन एप्लीकेबल होनी चाहिए थी, सॉरी, हुई नहीं थी। ना आईसीआई के स्टेचुटरी अपडेट में आई, ना मॉड्यूल में चेंज आया। तो इसका मतलब ये है कि चाहे कोई रियल लाइफ में चेंज हो भी गया था, चाहे मुझे वो पहले पता था चाहे नहीं पता था, दोनों केस में मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वो चीज़ लेके आऊँगा जो तुम्हारे आईसीआई के एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। क्योंकि जब तुम पेपर देने जाओगे तो पेपर चेक किसने करना है? आईसीआई ने। उनको तुम्हारी रियल लाइफ की नॉलेज से मतलब, ठीक है अच्छी बात है अगर तुम्हें रियल लाइफ की कोई चीज़ की नॉलेज है, लेकिन जो चीज़ मॉड्यूल में तुम्हारे सिलेबस में कवर्ड है तुम्हें उतनी ही करके जानी है। यस यस। तो अब ये जो चेंजेस हैं जो कि आइडियली पहले हो चुके थे रियल लाइफ में, लेकिन अगर आईसीआई अब कोरिजेंडम इशू कर रही है एंड दिस कोरिजेंडम इज एप्लीकेबल फॉर मे 26 एंड ऑनवर्ड्स, मे 26 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, तो अब इसलिए तुम इसको करके जाओ। इज दैट क्लियर? यस सर। पहला तो स्पेसिफाइड प्रेमिसेस की डेफिनेशन में चेंज आया। मैं फटाफट से बताता हूँ सीन क्या है। देखो, तो मैं थोड़ी लंबी कहानी भी बताता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा रियल लाइफ लॉ भी पता ही रहे अब जब आई गई तुम्हारे सिलेबस में अमेंडमेंट। बात ऐसी है कि 1 अप्रैल 2025 से पहले आ चुकी थी। इसमें हुआ क्या है कि होटल वालों को ना, होटल वालों को अब कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो किसी होटल में सिचुएटेड है, जहाँ पे रूम रेंट जो टेरिफ है वो 7500 से अबव है, 7500 से अबव है। ठीक है बात? यस सर। उसको क्या कह दिया गया? उसको बोला गया स्पेसिफाइड प्रीमिसेस। ये होता था पहले। अब इसका मतलब क्या होता था कि भाई वो जो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस है वो अपने रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर 18% जीएसटी चार्ज कर सकता है एंड ऑफ कोर्स आईटीसी भी ले सकता है। ठीक है बात। फिर इन्होंने थोड़ा चेंज लाया कि सर जो रेस्टोरेंट है जो वहाँ पे उस स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में लोकेटेड नहीं है, वो जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर है वो 18% चार्ज नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं वो भी कर सकता है और वो भी आईटीसी क्लेम कर सकता है, लेकिन उसको खुद को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस बताना पड़ेगा। तो उसको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। जिस फाइनेंशियल ईयर में उसको अपने आप को स्पेसिफाइड प्रेमिसेस रखना है, उस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से, मतलब अप्रैल में स्टार्ट होता ना, तो उससे 3 महीने पहले जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जनवरी टू मार्च है, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक उसको खुद को स्पेसिफाइड प्रेमिसेस बताने के लिए एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। और अगर जैसे मान लो तुम्हारा अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी मान लो जैसे आज मार्च 26 है, तो अभी अप्रैल 26 से मार्च 27 चलेगा, तो तुम्हें 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक एक डिक्लेरेशन फाइल करनी है। अगर कोई रेस्टोरेंट अपने आप को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस बताना चाहता है, उस वो बताने से उसका फ़ायदा क्या है कि वो 18% जीएसटी चार्ज कर सकता है अपने कस्टमर से ऑब्वियसली, एंड आईटीसी भी ले सकता है अपना। नहीं तो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के केस में क्या है, 5% जीएसटी चार्ज करो और आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो ये हुई थी अमेंडमेंट। अब ये तुम्हारे मॉड्यूल में अब आ चुकी हैं, तो इसका मतलब वही बात उन्होंने समझा दी है कि स्पेसिफाइड प्रीमिसेस, हम पहले क्या पढ़ते थे, सिंपल वही कि वो रेस्टोरेंट जो किसी होटल में सिचुएटेड है और वहाँ पे रूम रेंट जो है वो 7500 से ज़्यादा है, तो तुम्हारा वो स्पेसिफाइड प्रेमिसेस बन जाएगा। सिर्फ इतना लिखा हुआ था। अब इन्होंने बोल दिया वो तो चलो है ही है, जो प्रेमिसेस जो है वो होटल अकोमोडेशन की जो सर्विस देते हैं उसका पार्ट है, और वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन है, मतलब वहाँ पे जो तुम रहने जाओगे तो रहने का पर दिन का किराया 75,000, सॉरी 7500 से अबव है, अबव 7500। ये और इक्वलेंट की इतनी इंपॉर्टेंस की टेंशन मत लेना कि इक्वलेंट का मतलब ऐसे मतलब होता है कि, है ना, कि पर डे का 7500 है तो 8 घंटे का कितने का हुआ, 6 घंटे का कितने का हुआ। 6 घंटे के लिए रूम कौन लेता है तुम्हें पता कौन लेता है? अगर तुम लेते हो तो तुम्हें और अच्छे से पता है। ठीक है, तो अबव 7500 यहाँ पे हम कंसिडर करके चलेंगे। अगर तुमने मेरे से पढ़ा है तो मैंने स्टार्टिंग में गया 7500 और मोर बोलोगा, वहाँ पे तुम अबव 7500 ध्यान में रखना। ठीक है, एग्जाम के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं, तो मैं स्पेसिफाइड प्रेमिसेस की डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अगर मान लो बाई चांस ही तुम्हें कोई,
समझ रहे हो, किसी क्वेश्चन में एक छोटे से ऐसी आ जाए कि एक रेस्टोरेंट सर्विसेज उसने प्रोवाइड करी है उस बंदे ने जिसने डिक्लेरेशन फाइल कर रखी थी फॉर बीइंग अ स्पेसिफाइड प्रेमिसेस, तो तुम कहोगे यार हमने तो पढ़ी नहीं, हमने तो ये पढ़ा था कि वो होटल का पार्ट होना चाहिए, तो ऐसा इसलिए तुम ताकि कहीं गलती से भी वैसी चीज। और वो चीज़ एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये है ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, जो एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है जो रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहा है, वो अपने आप को स्पेसिफाइड प्रेमिसेस कैसे बता सकता है कि 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक एक डिक्लेरेशन फाइल कर दे पिछले साल में। पिछले साल में मतलब अगर तुम्हें करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम्हें अपने आप को स्पेसिफाइड प्रेमिसेस बताना है तो ईयर स्टार्ट होने से पहले जो जनवरी टू मार्च आता है उसमें ये डिक्लेरेशन फाइल कर दो कि मेरे को जी तुम स्पेसिफाइड प्रेमिसेस मान लो। ठीक होगी बात। फिर आ जाती है थर्ड चीज, सर एक प्रेमिसेस जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करी है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, जो अप्लाई कर रहा है फॉर मतलब रेस्टोरेंट है मान लो जो जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहा है, अब उसने अगर डिक्लेरेशन फाइल करी है कब, जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन की जो एक्नॉलेजमेंट है कि सर आपकी रजिस्ट्रेशन की एक्नॉलेजमेंट आ गई, उसके 15 दिन के अंदर, उसके 15 दिन के अंदर वो फाइल कर दे डिक्लेरेशन, है ना, ये बोलते हुए कि भाई मेरी जो प्रेमिसेस है वो भी स्पेसिफाइड प्रेमिसेस है। एग्जाम के लिए रेलेवेंट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, और मैंने वो भी तुम्हें बता ही दिया कि भाई हमें अब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मॉड्यूल में आएगा हम तभी पढ़ेंगे कोई चीज़। यस यस। उसके अलावा ये वाली चीज़ जो है ये हम ऑलरेडी एक्चुअली कवर कर चुके हैं। ये आईसीएआई ने क्या करा है समझ लो मेरी बात, पहले उन्होंने कोई चीज़ लिखी हुई थी कि ऐसे ऐसे समझ लो, या मैं तुम उसी से दिखाऊँ, उसी से दिखाता हूँ, चलो रिवीजन बुक से देख लेते हैं, चलो बात ही खत्म। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। यहाँ पे बात क्या थी, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ ना, ये लो और इजी समझ आएगा। सर कहाँ से समझाओगे, मैं तुम्हें समझाऊंगा सीधा मॉड्यूल से ही, ये लो बात ही खत्म। ये लो भाई, पहले इन्होंने ये लिखा हुआ था कि जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली सर्विसेज हैं ये तो हैं एग्जम्प्ट, ये तो ठीक है। फिर उन्होंने बोला ये हाउ एवर से लेके हाउ एवर इन दिस रिगार्ड सीबीआईसी ने बताया है कि इन चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगेगा। फिर उन्होंने खुद ही अमेंडमेंट डाली हुई थी मॉड्यूल में ही कि नहीं इन चीज़ों के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम चीज़ें ये देखो ना, ये देखो चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल, ये रहा इशुएंस डुप्लीकेट बिल, शिफ्टिंग ऑफ मीटर सर्विसेज लाइन, ये सब चीज़ें जो ऊपर बेसिकली उन्होंने बोला कि नहीं ये इसके ऊपर अभी भी टैक्सेबल है। ये देखो दीज आर स्टिल लायबल टू जीएसटी, उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन नीचे खुद ही अमेंडमेंट उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी थी कि नहीं भाई ये तो है इनके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो हमने इसलिए ऑलरेडी इसको हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करके यूज़ अपनी इसको हमने रख लिया था और इसको हमने पढ़ा ही नहीं था। तो अगर तुम मेरी बुक देखोगे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा था कि फर्दर जो एंसिलरी चार्जेस हैं दीज आर ऑल्सो एग्जम्प्ट, तो ये हमने ऑलरेडी सही पढ़ा हुआ है। ठीक है बात, यस सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तो इसलिए इन्होंने जो बोला है अब इन्होंने खुद ही अपना वो डिलीट करा है कि वो जो हाउ एवर से लेके जो एक्सेप्शन स्टार्ट होती है नीचे चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल तक वो सारा काट दो, तो हमने वो ऑलरेडी काटा हुआ था, तो इसलिए बात खत्म। फिर आ जाती है ये वाली चीज़, इन्होंने क्या करा है आईटीसी का एक टेबल दिया हुआ था पेमेंट ऑफ टैक्स का, जो कि हमने ऑलरेडी सही पढ़ा हुआ है, तो सर हमें दोबारा से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी सही पढ़ा हुआ है। तुम्हें ये चीज़ तो पता ही है ना कि अगर आईटीसी तुम्हारा पड़ा है आईजीएसटी का तो सबसे पहले वो यूज़ होगा, चाहे कोई भी लाइबिलिटी है सबसे पहले वो खत्म करना है। यस। फिर सेकंड बात, तुम्हारी मान लो आईजीएसटी की लाइबिलिटी है, तुम पहले तो ऑफकोर्स आईजीएसटी का आईटीसी यूज़ करोगे, बिल्कुल ठीक। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा यूज़ करोगे, सर सीजीएसटी का यूज़ करेंगे, और जब तक सीजीएसटी हम पूरा खत्म नहीं कर लेते आईजीएसटी की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए तब तक हम एसजीएसटी का आईटीसी यूज़ नहीं कर सकते। ये हमें चीज़ ऑलरेडी पता है और यही हमने पढ़ी हुई है, तो ये इन्होंने अपना बस डायग्राम ठीक करा तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। फिर लास्ट आ जाती है चीज़, सर ये वाली चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो ये जो सब्सटीट्यूट हुआ है तुम्हारा, ये अब हुआ है तुम्हारे जो नोटिफिकेशन में अब आई है, जो अब मॉड्यूल ने कोरिजेंडम में करा, और ये पता कब का हुआ है 2024, डेटेड 9 अक्टूबर 2024 का हुआ है। और सुनो ये जो क्लॉज आया है इसने एक्चुअल में किसको सब्सटीट्यूट करा पता है, यही कि जो पीएसयू दूसरे पीएसयू को सप्लाई करती है। तो आइडियली देखा जाए आज की डेट में अगर मैं तुम्हें सिंपल समझाऊं कि तुमने टीडीएस कब नहीं काटना, ये जो काटने वाले लोग हैं ना, अगर ये आपस में एक दूसरे को सप्लाई करे तो इन्होंने एक दूसरे का टीडीएस नहीं काटना, एक्सेप्ट सिर्फ ये बंदा बाहर है, मतलब ये बंदा अगर आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं सप्लाई तो ये टीडीएस काटेगा।
तो काटने वाले लोग हैं जो हमने अभी पढ़ा है वो आपस में सप्लाई करें तो TDS नहीं कटेगा, एक्सेप्ट व्हेन जो RP जो रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप है उसको छोड़ के। और ये जो PSU टू PSC सप्लाई है ये एक्चुअल में इसके अंदर ही कवर होगी, क्योंकि ये PSU भी तो काटने वाले लोगों में से आता है और ये आपस में सप्लाई करें तो TDS नहीं आएगा। यस यस, लास्ट पॉइंट मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में खींच दिया, बट एनीवे है ना, समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब ICAI के हिसाब से ही हम चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा एडवांस रियल लाइफ में चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में, क्योंकि तुम दोनों चीज़ें कंफ्यूज करोगे कि ICAI क्या बोल रही है और तुमने रियल लाइफ में तुम्हारी क्या नॉलेज है, ठीक है। तो हमने सारी कोरिजेंडम कवर कर ली है साहब, ठीक है। इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि भाई साहब नॉट ओनली वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम, है ना, हमने अमेंडमेंट्स भी कवर कर लिए हैं पहले, और हमने ये तुम्हारा CA इंटर का कोरिजेंडम भी कवर कर लिया है। यस यस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।